नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, यानी कौन कौन संस्थापक हुए हैं। बहुत सारे युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो हमारा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है, यानी हम इम्पोर्टेंट फीचर्स कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं जो हमारे मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं धनानंद, यानी जो नंद वंश का शासक था, उसको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की किसने की थी? चाणक्य ने। किसने की? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसको? धनानंद को हराने में। और धनानंद कौन था? हमारा नंद वंश का शासक था। उसके बाद में हम बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना। और जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित? हमारा राजनीति से, राजनीति से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? महापद्मानंद। कौन? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। कौन था? अंतिम शासक धनानंद। और बात करें इसका नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। उसके बाद में हम बात करते हैं कि धनानंद, यानी जो नंद वंश का संस्थापक था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मदद की थी। उसको हराने में किसने मदद की थी? चाणक्य ने। और चाणक्य क्या? हमारा अर्थशास्त्र की रचना की थी। और जो अर्थशास्त्र वो हमारा राजनीति से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और इसका जो संस्थापक की बात करें तो हमारा पद्मानंद था। ठीक है, महापद्मानंद, सॉरी। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेल्यूकस निकेटर है, उनके बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। ठीक है, यानी इनके बीच में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। किसके बीच में? सेल्यूकस निकेटर के बीच में। ठीक है, और जिसमें किसकी जीत हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। और सेल्यूकस निकेटर ने हार के बदले में अपने 4 जगहों को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और अपनी बेटी थी, इनकी बेटी का नाम था कार्नेलिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अगली, जो मेगास्थनीज है, यानी जो सेल्यूकस निकेटर था, उसका जो राजदूत था, राजदूत, ठीक है, उसने क्या है, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने क्या की थी? इंडिका की रचना की थी, यानी इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी। इंडिका की रचना, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। और मेगास्थनीज था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कौन? उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी
हमारा बिंदुसार। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी? बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार था क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के। और ये क्या थे? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, यानी जो हमारा बिंदुसार है, बिंदुसार, उसके शासन में एक विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का वर्णन हमारे तक्षशिला के अंदर है। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ और पेपर में पूछा जाता है। और उस विद्रोह का वर्णन कहाँ? हमारा तक्षशिला के अंदर। कहाँ है? तक्षशिला। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें जीत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और सेल्यूकस निकेटर ने 4 जगह को हार के बदले में दिया था, और जो अपनी बेटी थी कार्नेलिया, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने जो जैन धर्म को अपनाया था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं बिंदुसार के टाइम में विद्रोह हुआ था और उसका जो वर्णन वो कहा? हमारा तक्षशिला के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार का यानी हमारी थर्ड पीढ़ी आ गई, और थर्ड पीढ़ी के अंदर हमारा जो बिंदुसार का जो बेटे थे उनका नाम क्या था? ठीक है, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी 2 थे, असीम व अशोक। असीम और सेकंड थे अशोक। कौन थे? अशोक। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो बौद्ध विद्वान थे, तारानाथ। कौन थे? बौद्ध विद्वान। ठीक है, तारानाथ। ठीक है, उसने क्या किया था? बिंदुसार को विजेता बताया था। किसको? बिंदुसार को। और 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है, बिंदुसार को विजेता बताया। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो पुराणों के अनुसार जो अशोक है उसका पूरा नाम क्या था? अशोकवर्धन। क्या नाम था? अशोकवर्धन। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद में, यानी 261 ईस्वी में क्या है? शिक्षा ली, कलिंग पर युद्ध किया था। किस पर? कलिंग पर युद्ध किया था। ठीक है, और उसके बाद में जो अशोक है उसने शिक्षा ली थी किससे? उपगुप्त से। किससे शिक्षा ली? उपगुप्त से। ठीक है, यानी एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिंदुसार के उत्तराधिकारी असीम है, अशोक। अशोक का पुराणों के अनुसार नाम क्या है? अशोकवर्धन है। उसके बाद में बौद्ध विद्वान तारा था, जिसने बिंदुसार को विजेता बताया था। कितना? 16 राज्यों का। उसके बाद में हम बात करते हैं अशोक की, यानी उसने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद में 261 में कलिंग पर युद्ध किया और उसने शिक्षा ली थी किससे? उपगुप्त से। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो 13वां अभिलेख है, मोस्टली पूछा जाता है पेपर के अंदर, वो हमारा कलिंग युद्ध के बाद में, यानी जो अभिलेखों की जो रचना की थी वो किसने की थी? अशोक ने। अशोक के टाइम में हुई थी। तो जो 13वां अभिलेख है, कौन सा 13वां अभिलेख है, वो किससे संबंधित है? हमारे कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध से। ठीक है, उसके बाद में मतलब भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था? शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। उसके बाद में
बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जो हमारा रानी अभिलेख है किसका, अशोक का, क्या रानी अभिलेख, उसको दूसरा नाम क्या है, क्या कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख। क्या बोला जाता है, कौशाम्बी अभिलेख। क्या बोला जाता है, कौशाम्बी अभिलेख। उसके बाद में हम बात करते हैं अशोक के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था। क्या बोला जाता है, प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, चक्र। क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। और जो सेना का नेतृत्व करते थे, यानी युद्ध में जो नेतृत्व करते थे, उनको बोला जाता था नायक। क्या बोला जाता था, नायक बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद में जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, कौन था, बृहदर्थ। अंतिम शासक मौर्य वंश का, अंतिम शासक मौर्य वंश का, वो कौन था, बृहदत्त। ठीक है। यानी 13वां अभिलेख जो हमारा अशोक का, वो किससे संबंधित है, कलिंग युद्ध से। उसके बाद में जो शिलालेखों का प्रचलन किया था वो अशोक ने किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं, यानी जो अशोक का अभिलेख है, रानी अभिलेख, उसको दूसरा नाम क्या है, कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अशोक के समय की, इसमें प्रांतों को चक्र कहा जाता था और जो सेना का नेतृत्व करते थे उसको नायक बोला जाता था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो हमारा बृहदत्त है। ठीक है। तो ये हमारा मौर्य वंश था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमारे मोस्टली पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।